पढ़ते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान क्या है? तो इसमें सीधी सी बात है, अनुच्छेद 164 बहुत स्पष्ट है। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्यपाल के प्लेजर पर कार्य करते हैं। तो गवर्नर चाहे तो मंत्रियों को हटा सकते हैं। सो द मिनिस्टर्स एक्ट एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो वो राज्यपाल के प्लेजर के अधीन कार्य करते हैं। हम इस बात को भी लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ इसमें जो और प्रमुख बातें ये हैं कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद यह निर्धारित किया गया कि किसी भी राज्य विधानसभा की जो कुल संख्या होगी तो उसके 15% से, उसकी कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। यानी जो टोटल नंबर है सीट्स की विधानसभा में, उसके 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या नहीं हो सकती। तो हम इन बातों का उल्लेख 20 शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब इसमें जो इम्फेसिस है वो आपको लोकनायक शब्द पर है। तो जयप्रकाश नारायण के संबंध में तो कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान इस बात पर देना है कि उन्हें लोकनायक क्यों कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण। अच्छा, कौन थे जयप्रकाश नारायण, या फिर शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता है। बिहार में उनका जन्म हुआ। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रमुख गांधीवादी नेता थे, समाजवादी नेता थे, और मुख्यतः इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरोध में राजनीतिक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, तो लोकनायक क्यों कहा जाता है? देखिए, जयप्रकाश नारायण ने आजादी से पहले और आजादी के बाद भारत में प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व किया। प्रमुख आंदोलनों में उन्होंने अपनी भागीदारी की और लोगों का नेतृत्व किया। उन्होंने जनता को नेतृत्व प्रदान किया, इसीलिए उन्हें लोकनायक कहा जाता है। चाहे वह भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसके पहले भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भागीदारी की, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भागीदारी की। 1950-60 के दशक में विनोबा भावे के द्वारा जो सर्वोदय आंदोलन चलाया जा रहा था, भूदान आंदोलन चलाया जा रहा था, उसमें उन्होंने भागीदारी की। 1957 में उन्होंने घोषणा कर दिया कि अब मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। फिर वापस 1960 में वो सक्रिय राजनीति में आ गए, और 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई इंदिरा गांधी के द्वारा, और उसके पहले निचली अदालत ने जब इंदिरा गांधी के राजनीतिक भ्रष्टाचार पर मुहर लगा दी और उनकी सदस्यता रद्द कर दी, तो उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की पूरे देश में। और उस समय 1974 में जो गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था, तो छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा। तो लोकनायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जनता का नेतृत्व किया, लोक को यानी कि जनता को नेतृत्व प्रदान किया, इसीलिए उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। तो हम अपनी बात को 20 शब्दों में कैसे रखें? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक प्रमुख या एक महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी समाजवादी नेता थे, नेता थे,
आजादी आजादी से पहले और बाद में भी कई महत्वपूर्ण जन आंदोलनों का नेतृत्व करने के कारण नेतृत्व करने के कारण लोकनायक कहे गए। ठीक है, तो इसमें बात स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, कितना शब्द हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। जो जहां कुछ शब्दों की काट छांट हो आप कर लीजिए और प्रमुख बात को लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। महान स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी नेता थे। आजादी से पहले और बाद में भी कई महत्वपूर्ण, या आप इसको हटा सकते हैं, है ना, सीधा लिख सकते हैं, कई महत्वपूर्ण जन आंदोलनों का नेतृत्व करने के कारण लोकनायक कहे गए। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यह बात आपको बतानी है 20 शब्दों में। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 148 में इस चीज का प्रावधान है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक। तो हम इसमें लिख सकते हैं अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीएजी शॉर्ट में सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों अथवा 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, विचेवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो, राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों अथवा 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो नियुक्ति की जाती है। अच्छा, हमने पहले लिखे सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों अथवा 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो के कार्यकाल हेतु की जाती है। अब 20 शब्दों में यदि आप सिंपल लिख देते एक लाइन में कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, 10 शब्द में बात समाप्त हो जाता। परंतु शब्द सीमा 20 शब्दों की है, तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी, आप संबंधित अतिरिक्त जानकारी डाल सकते हैं अपने उत्तर में, जरूर प्रयास कीजिए। तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्षों अथवा 65 वर्ष पूर्ण होने तक जो भी पहले हो के कार्यकाल हेतु की जाती है। कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस खंड का अंतिम प्रश्न है कि भारत में जनहित याचिका के प्रणेता कौन माने जाते हैं? भारत में जनहित याचिका के प्रणेता, भारत में जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के प्रणेता, पायनियर, अग्रदूत किसे कहा जाता है? जनहित याचिका हम जानते हैं कि जनहित में, जनता के हित में यदि कोई कानूनी वाद न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या कोई मुद्दा न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है, न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जाता है उस विषय पर, भले ही वह व्यक्ति उस मामले से सीधा जुड़ा हुआ ना हो, सीधे प्रभावित ना हो, और यदि उसमें न्यायालय को लगता है कि जनहित जुड़ा हुआ है, इसमें समाज का हित जुड़ा हुआ है, तो वह वैसे मामलों की सुनवाई के लिए राजी हो जाता है। उन मामलों को हम जनहित याचिकाएं कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। और
इसकी जो शुरुआत भारत में होती है 1980 के दशक में होती है, जिसमें कि जस्टिस पीएन भागवती का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें ही भारत में जनहित याचिका का अग्रदूत माना जाता है, जनहित याचिकाओं का प्रणेता माना जाता है, जहां पर कि केवल एकमात्र साधारण से पोस्टकार्ड पर लिखे गए शिकायत को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, जब वो एक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, तो उन्होंने एक पोस्टकार्ड के ऊपर केवल शिकायत को भी एक याचिका के रूप में कंसीडर करते हुए उसे भी स्वीकारा था, उसे भी सुनवाई के लिए स्वीकारा था। तो इसलिए जस्टिस पीएन भागवती को भारत में पीआईएल का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने लोकस स्टैंडाई एक लॉ में टर्म है, अधिस्थिति हिंदी में कहते हैं। तो अधिस्थिति की जो न्यायालय की एक संकीर्ण दृष्टिकोण थी, उसको दूर करते हुए जो भी पीड़ित व्यक्ति है या जो भी संबंधित व्यक्ति है, उसके किसी मित्र के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा भी यदि याचिका दायर की जाती है तो उसे भी सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया। तो यही आपको 1980 के दशक में ये चीज शुरू हुई। तो हम यह लिख सकते हैं कि 1980 के दशक में शुरू जनहित याचिका का दौर, जनहित याचिकाओं के दौर के लिए, जनहित याचिकाओं के दौर के लिए न्यायमूर्ति पीएन भागवती को भारत में इसका प्रणेता माना जाता है, भारत में इसका अग्रदूत या प्रणेता माना जाता है, इसका प्रणेता माना जाता है। अब जस्टिस पीएन भागवती ने 13 साल तक गुजरात हाईकोर्ट में एक न्यायमूर्ति के रूप में कार्य किया। 13 साल का उनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में रहा। तो 26 साल का एक इतना लंबा चौड़ा न्यायिक कार्यकाल उनका रहा। तो उन्होंने 1980 के दशक में जस्टिस पीएन भागवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर, इन दोनों ने इस चीज को लेकर, जनहित याचिकाओं को लेकर बहुत कार्य किया। लेकिन यदि प्रणेता की हम बात करें तो पीएन भागवती का ही नाम सबसे सामने आता है।